हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम देखेंगे क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट, जो कि है शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। इस चैप्टर में हमें देखना है कि हमारे अर्थ के क्रस्ट पे कौन कौन से लैंडफॉर्म्स बनते हैं। जैसे कि कहीं पे माउंटेन्स हैं, कहीं पे प्लेट्यूज हैं, कहीं पे रिवर्स हैं, कहीं पे वॉल्केनिक रीजन है। तो ये सारे फीचर्स कैसे हमारे अर्थ के क्रस्ट पे आते हैं, उसके बारे में डिटेल में हम देखेंगे। हम रीजन्स देखेंगे, कौन कौन से प्रोसेस है जिस वजह से ये सारे प्रोसेसेस होते हैं। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे माउंटेन है, वैलीज है, प्लेट्यूज है, ये सारे लैंड फीचर्स हैं। इन्हीं के बारे में हमें इस चैप्टर में देखना है। माउंटेन्स, माउंटेनियस रीजन जैसे नॉर्थ इंडिया में उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, यहाँ पे हिमालयस पाए जाते हैं। तो इनकी खासियत ये होती है कि माउंटेन्स में पीक होते हैं। उसके बाद अगला आता है हमारा रिवर वैली। रिवर वैली एक ऐसा रीजन है जो दो साइड से माउंटेन से घिरा है और बीच में एक नदी बहती है। ऐसे रीजन को बोला जाता है वैलीज। फाइनली यहाँ पे टेबल टॉप माउंटेन्स होते हैं। टेबल टॉप एरिया रीजन होता है जिसे हम क्या कहते हैं, प्लेट्यूज कहते हैं। माउंटेन्स और प्लेट्यूज में यही डिफरेंस होता है कि माउंटेन्स में पीक होते हैं, प्लेट्यूज में पीक नहीं होते हैं। ऐसा ऊपर कोई कॉनिकल शेप नहीं होता है, ये ऊपर से फ्लैट होता है। और भी लैंडफॉर्म्स पाए जाते हैं, जैसे कि प्लेन एरिया, यहाँ पे सबसे ज्यादा खेती होती है। नॉर्दर्न जो प्लेन है हमारा, उस पे जो एग्रीकल्चर होता है, और इसी वजह से वहां पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। नेक्स्ट आता है हमारा डेजर्ट एरिया। इंडिया में राजस्थान में हॉट डेजर्ट पाया जाता है, थार डेजर्ट। वहीं लद्दाख में जाओगे तो वहां पर कोल्ड डेजर्ट पाया जाता है। तो ये भी एक तरीके का लैंडफॉर्म है। फाइनली कोस्टल रीजन, इंडिया के जो भी कोस्टल स्टेट्स है उसके किनारे जो भी लैंडफॉर्म्स पाए जाते हैं, बीचेस होते हैं, उसे हम कहते हैं कोस्टल फीचर्स। एक और इसमें ऐड कर सकते हो वॉल्केनिक रीजन। वॉल्केनिक रीजन भी एक अलग तरीके का लैंडफॉर्म होता है। यहाँ हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि द अर्थ सरफेस इज नॉट कंसिस्टेंट। अर्थ का सरफेस कंसिस्टेंट नहीं है, यानी कि सेम तरीके के फीचर हमें पूरे अर्थ पे नहीं मिलते हैं। कहीं पे माउंटेन्स है, कहीं पे प्लेट्यूज है, ये अलग अलग तरीके के लैंड फीचर्स पाए जाते हैं। अब इसके पीछे का रीजन क्या है? तो दो फैक्टर है जिसकी वजह से ऐसा होता है। तो यहाँ पे है सबसे पहले वीदरिंग, इरोजन एंड डिपोजिशन। तो ये तीनों फैक्टर ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हम कहेंगे एक्सटर्नल फैक्टर्स, यानी कि हमारे आंखों के सामने हमें होते हुए नजर आते हैं और इस वजह से जो लैंड फॉर्म्स है वो बनते हैं। वीदरिंग मतलब होता है, वीदरिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर सॉइल ब्रेक, जहां पे रॉक ब्रेक होता है और सॉइल बनता है। इसके बारे में डिटेल में पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे। इरोजन, इरोजन होता है जब एक एरिया की जो मिट्टी होती है या वो लैंड होता है उसको इरोड करके दूसरी जगह पे शिफ्ट कर देते हैं। डिपोजिशन, डिपोजिशन मतलब कहीं पे कोई चीज इकट्ठा हो जाना। बीचेस जो है हमारे, ये कोस्टल जो फीचर्स है हमारे, उसमें बीचेस है, वो इसी का एग्जांपल है, डिपोजिशन का एग्जांपल है। वहां पे सारा सैंड इकट्ठा हो गया, डिपोजिट हो गया। तो ये सारे रीजन कैसे हैं? एक्सटर्नल रीजन है। एक्सटर्नल फीचर्स यानी जो हमें सामने सामने होते हुए नजर आ रहे हैं और इस वजह से लैंड फॉर्म्स चेंज हो रहे हैं। जैसे कि जो अरावली है हमारा माउंटेन, वो वर्ल्ड का ओल्डेस्ट माउंटेन है। पहले वो रीजन पूरा माउंटेनियस रीजन था, लेकिन अब वहां पर वो एक तरीके से इरोड हो चुका है, इरोजन की वजह से वो हट चुका है और वहां पे पॉपुलेशन सेटल करती है। वैसे ही सेम जो हमारा थार डेजर्ट है, पहले वहां पे फुल फ्लैश नदियां बहती थी, लेकिन अब पूरा का पूरा जो वहां की डेमोग्राफी है वो बदल गई है और वो क्या बन गया है, एक डेजर्ट बन गया है। तो ये कैसे कैसे चेंजेस आते हैं उसके रीजन है एक्सटर्नल और इंटरनल रीजन। एक्सटर्नल ये तीनों रीजन है, इसके बारे में पार्ट 2 में हम देखेंगे। इस क्लास में बेसिकली हमें इंटरनल रीजंस के बारे में पढ़ना है। इंटरनल रीजंस में आता है मूवमेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट। अर्थ के क्रस्ट के ऊपर कौन कौन से मूवमेंट होते हैं और वो बेसिकली किस वजह से होते हैं, वो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम इंटीरियर ऑफ अर्थ। अब अर्थ के क्रस्ट पे जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो किस वजह से हो रहे हैं? क्योंकि अर्थ के इंटीरियर में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, बहुत सारे प्रोसेसेस हो रहे हैं। तो अर्थ के अंदर जहां आप हो उसके अंदर नीचे बहुत सारे लेयर्स हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है। दो चीजें ध्यान रखनी है, हर लेयर का डिस्टेंस कितना है और हर लेयर की क्या उसका क्या स्ट्रक्चर है, कौन से मेटल से बना है, स्टेट ऑफ मैटर क्या है उसका, कैसा दिखता है वो। इन दो चीजों के बारे में हमें देखना है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं ड्रॉ करूंगी, आप भी अपनी नोटबुक में ड्रॉ करोगे तो अच्छा रहेगा। सबसे पहले आता है कोर। कोर को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला है इनर कोर, ये आ गया हमारा इनर कोर, और उसके ऊपर जस्ट आता है आउटर कोर। आउटर कोर। अब सबसे पहले इसका जो स्टेट ऑफ मैटर है ये कैसा है? हॉट है। अ हॉट स्पिनिंग मेटल बॉल, ये कैसा है?
हॉट है और डेंस है और सॉलिड है। ये तीनों क्वालिटीज इस लेयर के बारे में आपको ध्यान रखनी है। ये दोनों ही मेजरली, ये दोनों ही कैसे है, यहाँ पर भी अ फ्लूइड लेयर मेनली कंसिस्ट ऑफ आयरन एंड निकल। कंपैरेटिवली एक चीज ध्यान रखना कि ये ज्यादा सॉलिडिफाई है और जो आउटर कोर है वो थोड़ा सा फ्लूइड आ जाता है, ठीक है। आउटर कोर इनर कोर के कंपैरेटिवली फ्लूइड है। अब किससे बनता है, इसके लिए मैं आपको एक हिंट देती हूँ जिसे हम कहते हैं नाइफ। नाइफ से आपको ध्यान रखना है कि ये कौन से मिनरल से बने हैं। Ni स्टैंड्स फॉर निकल और Fe स्टैंड्स फॉर आयरन। तो ये जो आउटर कोर है, इनर कोर है, ये बेसिकली कौन से मेटल से बना है, निकल एंड आयरन से बना है। इसको याद कैसे रखेंगे हम, नाइफ से। नेक्स्ट, इसका डिस्टेंस क्या है, तो इनर कोर है वो 1250 किलोमीटर तक फैला हुआ है इनर कोर, और आउटर कोर हमारा 2200 किलोमीटर तक का इसका डिस्टेंस है। तो ये दो चीजें ध्यान रखनी है, पहला डिस्टेंस, दूसरा कौन से मिनरल से बना है जो कि है निकल एंड आयरन। और एक चीज ध्यान रखना है, जो हमारा इनर कोर है वो पूरा डेंस है, सॉलिड है, और इसके कंपैरिजन में आउटर कोर थोड़ा सा फ्लूइड है, थोड़ा सा लिक्विड है। नेक्स्ट जो लेयर है हमारी उसे हम कहते हैं मेंटल। ये है हमारा मेंटल। अब मेंटल को समझने के लिए मैं इसे भी दो पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ। वैसे एनसीईआरटी में इसे एक ही लेयर में डिवाइड किया हुआ है। तो सबसे पहले है हमारा इनर मेंटल। इनर मेंटल का जो ओवरऑल जो मेंटल है उसका डिस्टेंस देख लेते हैं। ये है 2900 किलोमीटर्स, और जो मेंटल है वो सबसे ज्यादा बड़े एरिया में फैला हुआ है हमारे अर्थ के इंटीरियर में। अगर हम कंपेयर करें सारे लेयर से तो सबसे ज्यादा जो डिस्टेंस है वो मेंटल ने ही लिया हुआ है। नाउ ये कौन से मिनरल से बना, तो ये बना है सीमा। सीमा से इसे हम ध्यान रखेंगे। Si स्टैंड्स फॉर सिलिकॉन और Ma स्टैंड्स फॉर मैग्नीशियम। तो ये दोनों मिनरल से क्या बना है, सीमा बना है। जैसे जो कोर था वो नाइफ, निकल और आयरन से बना है, और जो मेंटल है वो बना है सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम से। इसके अलावा यहाँ पर आयरन भी पाया जाता है। तो तीन मिनरल हो गए, सिलिकॉन, मैग्नीशियम और आयरन। नेक्स्ट जो चीज हमें देखनी है वो ये है, यहाँ पर डेफिनेशन देख लेते हैं। ये कैसे एक सॉलिड लेयर है, ऑब्वियसली ये लेयर सॉलिड है, और किसके बीच पाया जाता है, क्रस्ट और आउटर कोर। क्रस्ट इसके ऊपर आएगा और आउटर कोर ये रहा। इन दोनों के बीच में क्या पाया जाता है, मेंटल पाया जाता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट लेयर जो है, जो मेंटल के अपर पार्ट में पाई जाती है, ये अपर मेंटल है। अपर मेंटल में यहां पर एक लेयर पाई जाती है। इस लेयर को कहा जाता है एस्थेनोस्फेयर। एस्थेनोस्फेयर का डिस्टेंस है 200 किलोमीटर, और सबसे इंपॉर्टेंट ये कैसा है, पार्शियली मॉल्टन है। यानी कि ये ना तो पूरा सॉलिड है और ना ही पूरा लिक्विड है, ये बीच का स्टेट ऑफ मैटर है। जैसे कि शहद होता है, हनी, जो उसका जो टेक्सचर होता है उसी तरीके का है मॉल्टन। अब क्योंकि ये उतना ज्यादा सॉलिड नहीं है, ये एस्थेनोस्फेयर का जो लेयर है उतना ज्यादा सॉलिड नहीं है, जितना ज्यादा ये इनर कोर और मतलब जितना ज्यादा कोर और इनर मेंटल है, इसीलिए ये वीकेस्ट पॉइंट है। वीकेस्ट पॉइंट यानी कि यही वो लेयर है जहां से जो अर्थ के अंदर के मटेरियल्स है, हाई हीट और प्रेशर की वजह से जो मैग्मा है वो टूट के, ये लेयर टूटता है और वो बाहर अर्थ के क्रस्ट पे आते हैं। अब इसके बाद जो लेयर है वो है क्रस्ट। क्रस्ट सबसे ज्यादा आउटर मोस्ट लेयर है। क्रस्ट क्या है, आउटर मोस्ट लेयर है। हमारे अर्थ पे जो सबसे फर्स्ट लेयर है वो है क्रस्ट। क्रस्ट को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, एक है ओशनिक क्रस्ट और दूसरा है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। अब सिंपल है, जो क्रस्ट ओशन के ऊपर है उन्हें हम कहेंगे ओशनिक क्रस्ट, और जो कॉन्टिनेंट पे है उन्हें हम कहेंगे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। डिस्टेंस ध्यान रखना है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का जो डिस्टेंस है वो 30 to 40 किलोमीटर है, यानी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ज्यादा एरिया लेता है, और ओशनिक क्रस्ट सिर्फ और सिर्फ 5 to 7 किलोमीटर तक फैला है। और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कभी कभी, जैसे मान लो हिमालयाज है, तो वहां पर ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ज्यादा हो सकता है, 40 से 45 तक भी जा सकता है। दूसरी चीज जो हमें यहाँ ध्यान रखनी है वो है कि जो ओशनिक क्रस्ट है वो ज्यादा डेंसर होता है,
और कंपैरेटिवली जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो उतना डेंस नहीं होता है, उतना हार्ड नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर जो मिनरल्स है वो हैवी है। जैसे कि जो ओशनिक क्रस्ट है वो बनता है अगेन सीमा से, सीमा सिलिकॉन एंड Ma मैग्नीशियम, और जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो बनता है सियाल से, SI स्टैंड्स फॉर सिलिकॉन और Al से एल्यूमिनियम। तो हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बना है सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से, और जो ओशनिक क्रस्ट है वो बना है सिलिकॉन और मैग्नीशियम से। अब एक लेयर बची है जिसे हम कहते हैं लिथोस्फेयर। ध्यान से देखना, लिथोस्फेयर दो लेयर में आता है। पहला तो पूरा का पूरा क्रस्ट होगा, और दूसरा आउटर मेंटल का ऊपर का पार्ट एस्टेनोस्फेयर छोड़ के, आउटर मेंटल में एस्टेनोस्फेयर को छोड़ के अगर हम ऊपर का पार्ट तक ले, तो ये जो ग्रीन से मैंने लाइन खींची है ये पूरा है लिथोस्फेयर, ये है लिथोस्फेयर। रिजिड आउटर लेयर दैट इंक्लूड क्रस्ट एंड आउटर मेंटल, क्रस्ट को इंक्लूड करेगा और आउटर मेंटल को इंक्लूड करेगा। यहां तक आ जाता है हमारा क्रस्ट, और ये पूरा रीजन है लिथोस्फेयर। ओके, ये हमने सारी डिटेल्स देख ली है, मिनरल्स देख लिए हैं और डिस्टेंस भी देख लिया है। आगे बढ़ते हैं। अब हमें ये देखना है कि लिथोस्फेयर के बारे में बेसिकली हम देखेंगे। लिथोस्फेयर जो है इज ब्रोकन इनटू डिफरेंट टेक्टोनिक प्लेट्स। लिथोस्फेयर अभी मैंने बताया जो कि क्रस्ट और अपर मेंटल से बना है, एस्टेनोस्फेयर को हटा के, इन्हें हम कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। ये प्लेट्स में टूटे हुए हैं। हमारे अर्थ पे बहुत सारे मेजर और माइनर प्लेट्स पाए जाते हैं, वो भी आगे हम मैप में देखेंगे। अभी आपको बेसिकली ये ध्यान रखना है कि लिथोस्फेयर बड़े बड़े और छोटे छोटे टेक्टोनिक प्लेट्स में टूटे हुए। Beneath the lithosphere lies asthenosphere which is semi-molten at the plates to move. अभी हमने देख लिया डायग्राम में, लिथोस्फेयर के जस्ट नीचे एक लेयर पाई जाती है जिसे हम कहते हैं एस्थेनोस्फेयर। और लिथोस्फेयर कैसा है? रिजिड है, आउटर लेयर है, रिजिड है, सॉलिड है। और एस्थेनोस्फेयर कैसा है? सेमी मोल्टन है। यहीं पे सारे कन्वेक्शन करेंट्स होते हैं, वो भी आगे अभी हम डिस्कस करेंगे। अब प्लेट्स को हमने डिवाइड किया हुआ है, 3 तरीके के प्लेट्स पाए जाते हैं हमारे अर्थ क्रस्ट पे। सबसे पहला है कॉन्टिनेंटल प्लेट्स। जो लिथोस्फेरिक प्लेट कॉन्टिनेंट के ऊपर है उन्हें हम कहेंगे कॉन्टिनेंटल प्लेट्स। क्वालिटी क्या है? ये थिकर होंगे, लेस डेंस होंगे। अभी मैंने आपको बताया ओशनिक प्लेट्स डेंसर ज्यादा होते हैं और कॉन्टिनेंटल प्लेट्स में डेंसिटी कम होती है। आगे, फ्लोट हाइयर ऑन द मेंटल। क्योंकि मेंटल में ये एक लेयर है जो कि उतना सॉलिड नहीं है, थोड़ा सा लिक्विड ही है, तो इसके ऊपर जो प्लेट्स है वो तैरते हैं, वो फ्लोट करते हैं। एग्जाम्पल है यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। बेसिकली वो प्लेट जो कि ओशन के, जो कि कॉन्टिनेंट्स के ऊपर है, उन्हें हम कहेंगे कॉन्टिनेंटल प्लेट्स। नेक्स्ट प्लेट है ओशनिक प्लेट। दीज प्लेट्स आर मेड अप ऑफ ओशनिक क्रस्ट। थिनर होंगे, डेंसर होंगे, लाई लोअर टू द मेंटल। ये थोड़े से नीचे तक होते हैं। और एक चीज ध्यान रखनी है कि ये थिनर है, और जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है वो थिकर है क्योंकि सॉलिड ज्यादा है। और लेकिन डेंसिटी में ओशनिक प्लेट कंपैरेटिवली ज्यादा डेंस है। एग्जाम्पल पैसिफिक, नास्का, कोकोस। आगे मिक्स्ड प्लेट, नाम से ही पता चल रहा है वो प्लेट जो कॉन्टिनेंट पे भी है और ओशन पे भी है, उन्हें हम कहेंगे मिक्स्ड प्लेट्स। जैसे कि ये वाला रीजन देख लो, इंडियन प्लेट। यहाँ पर हमारा इंडिया का भी पार्ट आ जाता है जो कि कॉन्टिनेंट है, और इंडियन ओशन जो कि ओशनिक है, वो दोनों मिला के बनता है हमारा मिक्स्ड प्लेट्स। तो ये 3 तरीके के प्लेट्स हैं। सिंपली जो हमारा लिथोस्फेयर, उसको हमने टेक्टोनिक प्लेट में वो डिवाइडेड है, जो कि नीचे जो एस्थेनोस्फेयर है उसके ऊपर टेक्टोनिक प्लेट्स हमारे फ्लोट करते हैं, तैरते हैं। और कितने तरीके के हैं? 3 तरीके के हैं, कॉन्टिनेंटल, ओशनिक एंड मिक्स्ड। आगे बढ़ते हैं। अब फाइनली हमें देखनी है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, इसको किसने प्रपोज किया? WJ मॉर्गन ने। इन्होंने क्या बताया है कि अर्थ आउटर मोस्ट लेयर जो कि है लिथोस्फेयर, वो एक बहुत ही लार्ज और स्मॉल पीसेस में टूटा हुआ है टेक्टोनिक प्लेट। अभी मैंने बताया कि जो हमारा लिथोस्फेयर है वो टेक्टोनिक प्लेट्स में डिवाइडेड है। आप पिक्चर में भी देख सकते हो, ये वाला जो पार्ट है ये लिथोस्फेरिक प्लेट्स है, और इन्हें हम क्या कहेंगे? सिंपल टेक्टोनिक प्लेट्स। दीज प्लेट्स मूव स्लोली ओवर द सेमी मोल्टन लेयर। और जो इसके नीचे जो थोड़ा लिक्विडी लेयर है, जिसे हम सेमी मोल्टन लेयर कहते हैं, जिसे हम एस्थेनोस्फेयर कहते हैं, ये थोड़ा लिक्विडी है और इसी के ऊपर प्लेट्स हैं वो फ्लोट करते हैं।
अब क्योंकि वो फ्लोट करते हैं तो प्लेट एक दूसरे से कभी टकरा जाते हैं और इसी वजह से अर्थ के क्रस्ट पे हमें अलग अलग फीचर्स मिलते हैं। फीचर्स एंड नेचुरल इवेंट्स, अभी मैंने बताया जब ये प्लेट एक दूसरे से टकराएंगे तो अलग अलग फीचर्स बनेंगे, जैसे कि माउंटेन, अर्थक्वेक्स, वॉल्केनोज हम हमारे अर्थ के क्रस्ट के ऊपर देखते हैं। अगेन यहाँ डायग्राम में देख लो, ये अलग अलग प्लेट्स हैं और नीचे एस्टेनोस्फेयर है। क्योंकि प्लेट्स इस पे फ्लोट कर रहे हैं, कभी टकरा जाते हैं, कभी दूर जाते हैं, कभी एक दूसरे को जस्ट स्लाइड होके निकल जाते हैं, वो भी अभी हम आगे देखेंगे। तो इस वजह से अलग अलग लैंडफॉर्म्स अर्थ के क्रस्ट पे बनते हैं। अब ये जो अर्थ क्रस्ट फ्लोट कर रहे हैं, लेकिन किस किस तरीके से ये टकरा रहे हैं, ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं या स्लाइड कर रहे हैं, और ऐसा होने से कौन कौन से लैंडफॉर्म फीचर्स बनते हैं, अर्थक्वेक आता है, वॉल्केनो आता है कि माउंटेन बनता है, वो हमें इसमें देखना है। तो इसमें बेसिकली हम देख रहे हैं कि टेक्टोनिक प्लेट किन तरीके से एक दूसरे से टकराते हैं, दूर जाते हैं, स्लाइड करते हैं। सबसे पहला है डाइवर्जेंट प्लेट्स। जब दो प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाए तो उसे कहा जाएगा डाइवर्जेंट प्लेट। द प्लेट मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। यहां आप डायग्राम में देख सकते हैं, एक प्लेट इधर जा रहा है, दूसरा प्लेट इधर जा रहा है, और उस वजह से हुआ क्या, जो बीच का लेयर है वो वहां पे एक स्पेस बन गया और नीचे से जो भी मैग्मा है वो बाहर की तरफ आएगा और अलग अलग फीचर्स बनाएगा। यहां पर अच्छा इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। रिफ्ट वैली और अटलांटिक रिज, बेसिकली एक ऐसा लेयर बन जाएगा जो दिखेगा कि जो जमीन है उसमें दरार आ गई है, जमीन में क्रैक्स आ गए हैं। वो जो क्रैक्स है, वो गैप है, उसे कहा जाता है रिफ्ट वैली या फिर रिजेस। जब दो प्लेट्स एक दूसरे से दूर गए तो जो क्रस्ट है उसके ऊपर क्या हुआ, एक तरीके से गैप बन गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डाइवर्जेंट प्लेट। नेक्स्ट टाइप है कन्वर्जेंट प्लेट्स। अब यहाँ पर क्या है, द प्लेट्स मूव टुवर्ड ईच अदर, वन प्लेट गो बीनीथ द अदर। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि दो प्लेट एक दूसरे से टकराते हैं और ऐसा होता है कि जो प्लेट ज्यादा हैवियर है वो नीचे की ओर सबडक्ट हो जाता है। नीचे की ओर जाने को बोला गया है सबडक्शन। यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं, दो प्लेट एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, उस वजह से क्या हुआ, जो हैवी था वो कहाँ चला गया, नीचे चला गया। और जब ये नीचे जाता है तो यहाँ पर वापस से हाई हीट और प्रेशर की वजह से ये मेल्ट हो जाता है, और मेल्ट होता है तो वापस से मैग्मा बनके कहाँ आता है, अर्थ के क्रस्ट पर आ जाता है। इसके फीचर्स है एंडीज माउंटेन, हिमालयाज, जापान ट्रेंच। अब होता क्या है, इसी तरीके से हमारे जो माउंटेन्स हैं वो बनते हैं। अभी मैंने बताया कि जब एक नीचे जाएगा तो मेल्ट होके वापस से मैग्मा बाहर निकलेगा, और ऐसे करते 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 क्या बन जाएगा, यहाँ पर एक माउंटेन बन जाएगा। हिमालयाज जो है वो भी कन्वर्जेंट प्लेट्स की तरीके से ही बना है, और हिमालयस को हम क्या बोल सकते हैं, फोल्ड माउंटेन भी कहते हैं, फोल्ड माउंटेन्स भी कहते हैं, यंग भी कहते हैं। क्यों कहते हैं फोल्ड माउंटेन्स, क्योंकि ये मतलब बेसिकली ये सिमिलर नहीं है, एक लाइन में लीनियर नहीं है। और दूसरा यंग क्यों, क्योंकि ये अभी तक बन रहे हैं, अभी तक ये कुछ कुछ सेंटीमीटर्स, कुछ कुछ इंचेस हिलते रहते हैं। ठीक है, और ये बेसिकली जो मटेरियल निकलता है वो क्या है, ये वो होता है जिसे हम कहते हैं इग्नियस रॉक। जब भी वॉल्केनो के थ्रू जो भी मटेरियल निकलता है वो बेसिकली सॉलिडिफाई हो जाता है, और इग्नियस रॉक बेसिकली एक पत्थर बन जाता है, और उसी से धीरे धीरे करके क्या बन जाता है, एक पहाड़ बन जाता है, माउंटेन बन जाता है। तो ये चीज ध्यान रखना कि जहां पे भी कन्वर्जेंट प्लेट होगा वहां पे क्या फॉर्म होगा, माउंटेन्स फॉर्म होंगे। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसफॉर्म प्लेट। यहाँ पर ना तो प्लेट्स टकराएंगे ना ही एक दूसरे से दूर जाएंगे, बेसिकली टच होके एक दूसरे से स्लाइड होके निकल जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो, ऐसे में क्या बनेगा, ऐसे में बनता है अगेन फॉल्ट बनेगा, एक तरीके से वही सेम सिमिलर एक गैप बन जाएगा, या यहाँ पर ब्लॉक माउंटेन्स भी बनते हैं, ब्लॉक माउंटेन्स भी हम कहते हैं, वो भी यहाँ पे बनते हैं ट्रांसफॉर्म प्लेट पे। ट्रांसफॉर्म प्लेट यानी जब प्लेट्स टकराएंगे नहीं, ना ही दूर जाएंगे, बेसिकली एक दूसरे से स्लाइड करके निकल जाएंगे। आगे, अब ये जो बार बार मैं बोल रही हूँ कि मैग्मा बाहर आएगा, तो वो आता कैसे है, वो होता क्या है। तो अर्थ के क्रस्ट में क्योंकि सबसे जितना ज्यादा हम अर्थ के इंटीरियर में जाएंगे उतना ज्यादा हीट और टेम्परेचर, तापमान और जो भी प्रेशर है वो क्या होगा, बहुत ज्यादा बढ़ेगा। और कन्वेक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर का एक तरीका होता है, जहाँ पे जो भी चीज अगर किसी हीट के कांटेक्ट में आती है तो वो भी क्या हो जाती है, उसमें भी हीट ट्रांसफर हो जाता है। तो कोर क्या करता है, ऊपर यानी मेंटल वाला जो लेयर है उसको हीट अप कर देता है,
और सेम वही जो भी चीज गर्म होती है जिसमें टेम्परेचर ज्यादा होता है वो ऊपर की तरफ राइज करता है, वो क्या होगा, ऊपर की तरफ राइज करेगा, और जो ठंडी हो जाती है वो नीचे की ओर सबडक्ट करेगा, और इसी से बनता है कन्वेक्शन करंट। कन्वेक्शन करंट बेसिकली कोर ने क्या किया, मेंटल को भी क्या कर दिया, हीट अप कर दिया। फाइनली ऊपर की लेयर में जाएगा, वापस से सेम यही चीज होगी, ऊपर का लेयर भी और ज्यादा हीट अप हो जाएगा, और एट द एंड जब हद से ज्यादा हीट अप हो जाएगा तो जो मैग्मा होता है वो अर्थ के क्रस्ट पे आ जाता है बाहर, और लावा के फॉर्म में वो निकलता है। तो इससे वॉल्केनोज बनते हैं। अगर लावा नहीं निकला है तो सिंपल अर्थक्वेक आएगा, ट्रेमर्स आएंगे, भूकंप जिसे हम कहते हैं वो आएगा। ये भी नहीं होगा तो एट क्या फॉर्म होगा, फॉल्ट फॉर्म होगा। ये भी नहीं होगा तो एट द एंड एक माउंटेन फॉर्म हो जाएगा। तो ये सारे फीचर्स हैं, ये सारे तरीके हैं जिससे जो हीट है, प्रेशर है, वो ऊपर की तरफ मैग्मा और लावा के फॉर्म में बाहर निकलता है। यहाँ पर देख लेते हैं अब और अच्छी तरीके से डायग्राम से। सेम कहानी है, मैंने बता दी है कि जैसे डाइवर्जेंट बाउंड्री थी, ठीक है, और यहाँ से जो भी था कन्वेक्शन करंट के थ्रू मटेरियल बाहर आएगा, और अगर सबडक्शन हुआ है तो यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, या तो वॉल्केनो फॉर्म होगा या तो माउंटेन फॉर्म होगा। ट्रांसफॉर्म में कुछ नहीं होगा, एक दूसरे से स्लाइड करके दूर चले जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब यहाँ पे हमें प्लेट्स के बारे में देखना है, जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो उसके एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो ये रहे हमारे टेक्टोनिक प्लेट्स के एग्जाम्पल। अर्थ का जो क्रस्ट है वो अलग अलग टेक्टोनिक प्लेट्स में बटा हुआ है। ये अरेबियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है। तो यहाँ पे देखो, ये जो पैसिफिक प्लेट है ये किसका एग्जाम्पल आ जाएगा, ओशनिक प्लेट का। और यहाँ पर जो अफ्रीकन प्लेट है वो एग्जाम्पल आ जाएगा लिथोस्फेरिक प्लेट का। और अगर एक बहुत ये वाला जो एरिया पूरा साउथ अमेरिकन प्लेट, इसमें मिक्स है, इसमें ये अटलांटिक ओशन भी आएगा, और हमारा जो साउथ अफ्रीका का लिथोस्फेरिक क्रस्ट है वो भी इंक्लूड हो जाएगा। अगेन इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट, यहाँ पे भी थोड़ा सा ओशनिक सरफेस और कॉन्टिनेंटल मिक्स हो रहा है, तो ये भी मिक्स्ड का एग्जांपल है। तो ये सारे मेजर और माइनर, कुछ बड़े प्लेट्स होंगे, कुछ छोटे प्लेट्स होंगे जो हमारे अर्थ के क्रस्ट पे पाए जाते हैं, और यही जब टकराते हैं तो अलग अलग लैंड फॉर्म्स बनते हैं। अगेन अब सबसे इंपॉर्टेंट है रिंग ऑफ फायर। होता क्या है, हमारे अर्थ के जो प्लेट्स हैं कुछ कुछ जगह बहुत ज्यादा एक दूसरे से वो कोलाइड करते हैं, टकराते हैं, उस वजह से वो सारे जो पॉइंट्स हैं वहां पर बहुत ज्यादा अर्थक्वेक, वॉल्केनो जैसी सिचुएशन आती है। वैसे रीजन को कहा जाता है रिंग ऑफ फायर। जो पैसिफिक ओशियन है हमारा, पैसिफिक ओशियन, वहां पे ये जो पूरा जो लेयर है, ये पूरा जो एरिया है, यहाँ पर ये एरिया हद से ज्यादा वल्नरेबल है। यहाँ पे सबसे ज्यादा प्लेट एक दूसरे से मतलब बेसिकली कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट या ट्रांसफॉर्म तरीके से मूव करते हैं। इस वजह से क्या होता है, अर्थक्वेक, वॉल्केनोस, ये सारे फीचर्स यहाँ पर बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। इसलिए इस रीजन को कहा गया है रिंग ऑफ फायर। ओके, सिंपल है, या तो कोलाइड करेंगे, या तो सेपरेट करेंगे, या तो स्लाइड करेंगे, और इस वजह से बहुत सारे हमें वॉल्केनोस देखने को मिलते हैं और अर्थक्वेक देखने को मिलते हैं। और ये रीजन कौन सा है, नॉर्थ अमेरिका का प्लेट है, यहाँ पे साउथ अमेरिकन प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन आ गया, फिलीपींस आ गया, तो ये सारी जगह है। आगे अब एक महर्षि थे, उनका नाम है वराहमिहिर। तो उनकी एक बुक है जिसमें उन्होंने अर्थक्वेक के बारे में लिखा है। उस बुक का नाम है बृहद संहिता। क्या नाम है बुक का, बृहद संहिता। लिखा किसने, इनका नाम है महर्षि वराहमिहिर। तो वराहमिहिर ने क्या लिखा है, बृहद संहिता। अब अर्थक्वेक को इन्होंने क्या बोला है, भूकंप का नाम दिया। आज भी हम अर्थक्वेक के लिए भूकंप शब्द का यूज करते हैं। भूकंप का बेसिकली मतलब होता है ट्रेमर्स जो आते हैं, जो शॉक वेव्स आते हैं, जिन्हें हम कहते हैं शेकिंग ऑफ द अर्थ, जिसकी वजह से हमारा अर्थ है वो क्या करता है, अर्थ क्रस्ट है वो मूव करता है। इनके अकॉर्डिंग कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जिससे हमें पहले से ही फील हो जाएगा कि कुछ डिजास्टर आने वाला है, या तो अर्थक्वेक आ गया या तो वॉल्केनो। बेसिकली इन्होंने अर्थक्वेक के बारे में बताया है। जैसे वायु के केस में इन्होंने बोला कि तेज तेज हवाएं चलने लगेगी, तूफान आएगा, तो वो भी एक तरीके का संकेत है। आगे अग्नि, कहीं पे फायर, जो जैसे जंगल में आग लग जाती है वैसे कोई कंडीशन होगा। और बहुत तेज बारिश होगी, इंद्रियानी जो वर्षा के जो गॉड होते हैं, भगवान होते हैं, तो बहुत तेज बारिश होगी। और फाइनली वरुण, इसी में आ गया पानी। और कुछ कुछ एनिमल्स भी होते हैं जिनके एक्शन को देख के हमें समझ आता है कि अर्थक्वेक आने वाले। जैसे आंट होती है, चींटियां होती है, या स्नेक्स होते हैं, वो अपने बिल से बाहर आ जाते हैं। कुत्ते होते हैं, डॉग्स, वो बहुत तेज तेज भौंकने लगते हैं। बहुत सारे एनिमल्स अपना अपने अपने तरीके से साइन देते हैं। तो ये सबको हम समझ के और
फाइनली इन्होंने जो ऋषि मुनि है उनके जो स्टार्स होते हैं उसको भी पढ़ के इन्होंने बताया था कि इस तरीके से हम अर्थक्वेक के बारे में पहले से थोड़ा पता लगा सकते हैं। तो महर्षि का नाम है वराहमिहिर और इनकी बुक है बृहद संहिता और इन्होंने अर्थ की शेकिंग को बोला है भूकंप। नेक्स्ट, अब अर्थक्वेक एक 2001 में अर्थक्वेक आया था जो कि बहुत ज्यादा डिवास्टेटिंग था। ये सबसे इंपॉर्टेंट कि 26 जनवरी के दिन आया था। 26 जनवरी को हमें पता है रिपब्लिक डे हम मनाते हैं। और कहाँ रीजन क्या है, कच्छ का गुजरात जो एरिया है वहां पे ये 2001 में अर्थक्वेक भूकंप आया था। मैग्नीट्यूड क्या है, 7.7, बहुत ज्यादा मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक था। बहुत ज्यादा इसने सिचुएशन खराब की थी। क्या क्या दिक्कत हुई थी, ऑब्वियसली लोग मरेंगे, घर टूटेंगे, रोड हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर सब बर्बाद हो गया, बहुत सारे लोग क्या हो गए, होमलेस हो गए। तो प्रॉपर्टी का और ह्यूमन काइंड का बहुत ज्यादा लॉस हुआ। आपको ये ध्यान रखना है कि हुआ कहाँ ये डिजास्टर, गुजरात में हुआ और कौन से ईयर में हुआ, 2001 में हुआ। नेक्स्ट आता है लास्ट टॉपिक है इस क्लास का जो कि है मड वोल्केनो। अब वोल्केनो देख लिया हमने, वोल्केनो कैसे होता है, कब फॉर्म होता है वोल्केनो, अर्थक्वेक, वोल्केनो, माउंटेन, ये सब मेजरली तब फॉर्म होते हैं जब कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री मूव करती है। नॉर्मली जब वोल्केनो बाहर निकलता है तो मैग्मा जो होता है वो लावा के फॉर्म में बाहर निकलता है। वोल्केनो में एक ऐसा वेंट होता है, इसके थ्रू जो भी हमारा मैग्मा है वो लावा के फॉर्म में निकलता है। अगर धरती मतलब अर्थ के क्रस्ट के बाहर आ गया तो उसको हम बोलेंगे लावा, अगर अर्थ के अंदर ही है तो उसको हम बोलेंगे मैग्मा। और इसे निकलता क्या है, बहुत सारे गैसेस निकलते हैं, इंजीनियस गैसेस निकलते हैं, मिथेन निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और बेसिकली जो धुआं होता है, स्मोक होता है, उसका एक बादल बन जाता है। आपको आसमान नहीं नजर आएगा, बहुत बड़े लेवल पे ये गैसेस निकलते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट वाटर वेपर्स भी निकलते हैं। अब सिंपल सारी कंडीशन सेम रहेगी, बस मड वोल्केनो में ये होगा कि यहाँ पर गैसेस तो निकलेंगे कुछ, लेकिन यहाँ पे क्या निकलेगा, कीचड़ बाहर आएगा, मड बाहर आएगा। और ऐसे फीचर्स कहाँ हमें देखने को मिलते हैं, अंडमान निकोबार में एक आइलैंड है बाराटांग आइलैंड, वहां पर ऐसे फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं। और भी एग्जाम्पल्स है, गुजरात में है, कच्छ के गुजरात में जहाँ हमने अभी अर्थक्वेक देखा। तो यहाँ पर क्या पाया जाता है, बेसिकली निकलेगा क्या, मड, वाटर और गैसेस तो निकलेंगे। जब भी वोल्केनो ब्लास्ट होगा तो गैसेस निकलेंगे। यहाँ पर मेजर तुम आपको क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पर मड निकलेगा, इसलिए इसका नाम है मड वोल्केनो। तो इस क्लास में बेसिकली हमने अर्थ के क्रस्ट पे जो जो लैंडफॉर्म्स बनते हैं वो देखा। उसके बाद हमने देखा कि कौन कौन से रीजन्स हैं, जिस रीजन्स बेसिकली हमने देखे एक्सटीरियर, इसके नेक्स्ट पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगी। तो इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में देखा, टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी के बारे में हमने देखा है। उसके बाद प्लेट किस तरीके से मूव करते हैं, 3 तरीके से वो देखे, और किस तरीके से टकराते हैं, कौन कौन से लैंड फॉर्म बनते हैं वो भी हमने देख लिया। मड वोल्केनो देखा, वराहमिहिर के बारे में देखा और फाइनली अर्थक्वेक जो गुजरात में 2001 में आया उसके बारे में देखा। तो ये चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, पार्ट 2 इस चैप्टर का आएगा। आई होप आपको समझ आया हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं रेस्ट ऑफ द चैप्टर कंप्लीट करूंगी। तो तब तक के लिए बाय, थैंक यू।